अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरियाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। मैनचेस्टर सिटी ने टाइटल्स की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में इंटर मिलान के साथ होने वाले मैच में 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर यूरोप की बेहतरीन टीम होने का एजाज हासिल कर लिया। नाकामियों से कामयाबियों का सफर मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ियों ने कैसे किया तय, इस पर एक दिलचस्प रिपोर्ट। अर्जेंटीना के मैकलिस्टर की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से कौन से इंग्लिश क्लब की उम्मीदों का महवर बन गए। यूरुग्वे ने U20 फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। स्टीवन जेरार्ड को कहां से हुई बहुत बड़ी ऑफर। अपनी लड़ाइयों के लिए मशहूर जोसे मोरिनियो को की किसने बड़ी पेशकश। मुस्तकबिल में मैनचेस्टर सिटी के साथ क्या होगा, पेप गार्डियोला ने बता दिया। जी हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे यूएफए चैंपियंस लीग में होने वाले इस फाइनल से, जिसमें मैनचेस्टर सिटी ने इंटर मिलान को बुरी शिकस्त से 2-4 किया है। और बुरी शिकस्त इसलिए भी मैं कह रहा हूं आफरीदी के फाइनल जीत लिया है मैनचेस्टर सिटी ने, और व्यूवर्स ट्रेबल जीतने वाली यूरोप की अगर आप कहें तो दूसरी टीम बन गई है। इंग्लिश फुटबॉल हिस्ट्री की दूसरी टीम बन गई है। इससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 1999 में ये ट्रैवल जीता था, एफए कप भी जीता और इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल भी अपने नाम किया। और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा मैच रह गया था, फाइनल रह गया था, जिसमें सारी नज़रें मैनचेस्टर सिटी के ऊपर लगी हुई थी आफरीदी, और उन्होंने वो भी जीत लिया। 0-1 से ये मैच अपने नाम किया। बेहतरीन परफॉर्मेंस बेहतरीन इंटर मिलान की तरफ से भी खेला गया है, लेकिन फाइनली जो है वो मैनेज किया। 0-1 से ये मैच अपने नाम किया आफरीदी। मैनचेस्टर सिटी को मौके तो मिले, लेकिन इंटर मिलान को भी बड़े अच्छे मौके मिल गए थे और उसमें गोल्स हो सकते थे, लेकिन नहीं कर पाई। किस तरह से देखते हैं आप इस मैच को? जी, जैसे हम प्री मैच शो कर रहे थे सैटरडे को, तब भी हमने व्यूअर्स आपको बताया था कि फाइनल्स में यूजुअली अली जो होता है वो लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस क्लब की साइड पे लक होता है वही एट द एंड ऑफ द डे मैच जीत जाती है। ये हमने प्रीवियस 4 सीजन्स के आप चैंपियंस लीग उठा के देख लें। 2021 में मैनचेस्टर सिटी डिज़र्व करती थी, हार गई। यहाँ पे इंटर मिलान डिज़र्व करती थी, हार गई। और इवन आप चारों फाइनल्स देखें तो सबका रिजल्ट जो था 1-0 बायर्न म्यूनिख ने भी 1-0 जीता था PSG से, जिसमें PSG काफ़ी अच्छा खेली थी। फिर चेल्सी ने भी 1-0 जीता था 2021 में। 2022 में फिर 1-0 रियल मैड्रिड ने जीता था, अभी मैनचेस्टर सिटी ने जीता। तो ओवरऑल चांसेस तो बहुत ज़्यादा आसान। मतलब आपको लगता है कि परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी थी, यानी बुरी परफॉर्मेंस किसी ने नहीं दी, फुल 100% दिया दोनों टीम्स ने। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दोनों टीम की तरफ से। इवन अगर आप मोस्टली लोग कहेंगे कि इंटर मिलान ने चांसेस मिस किए, तो वो लुकाकू वाले तो थे, एक उसके पैर से लग गया और दूसरा जो है उसने उसके पैर पे दे दिया जो गोलकीपर थे। और 2 ऐसे चांसेस जिसको किसी भी दिन कोई और दिन होता तो बड़े आराम से इंटर मिलान ने गोल्स कर देने थे। वो दोनों में लुकाकू जो बदकिस्मत रहे इस मैच में काफ़ी ज़्यादा, उनकी वजह से ही वो मिस हुए। एक उन्होंने खुद मिस किया जो बिल्कुल प्लेट पे उनको मिल गया था, बस सिर्फ या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे उन्होंने हेडर मारना था और उन्होंने सीधा गोलकीपर के पैरों में। उसमें गोलकीपर का कमाल नहीं था, उसमें लुकाकू की प्लेसमेंट ठीक नहीं थी। एनीवेज स्टैट्स पे एक नजर डालते हैं इस मैच के। क्या स्टैट्स थे, कितने शॉट्स मिले दोनों टीम्स को और शॉट्स ऑन टारगेट कितने थे दोनों टीम्स के? जी ये आपके सामने स्टैट्स। 14 इंटर मिलान के शॉट्स से 7 जो है वो मैनचेस्टर सिटी के शॉट्स से। शॉट्स ऑन टारगेट 6 थे इंटर मिलान के पास, 4 सिटी के पास थे। देख रहे हैं आप शॉट्स ऑन टारगेट में आफरीदी इंटर मिलान ज़्यादा थे, उसको मिले जो मौके मिले हैं ज़्यादा मिले थे। पोजेशन 44% था, 56% सिटी के पास था पोजेशन, और उसके साथ पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल्स देख रहे हैं, कॉर्नर्स दोनों टीम्स को जो है वो 1 को 2 मिले हैं, सिटी को 4 मिले हैं इंटर मिलान को, और टोटल 5 येलो कार्ड दिए गए इस मैच में। 3 इंटर मिलान को, 2 जो है वो मैनचेस्टर सिटी को दिए गए हैं। आपको लगता है रिजल्ट्स कुछ और हो सकते थे अगर पहले हाफ में इंटर मिलान जिस तरह से खेल रही थी, या दूसरे हाफ में आपको लगता है कि ज़्यादा डोमिनेंस करने, क्योंकि गोल जो है वो दूसरे हाफ के तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट के बाद हुआ है? जी बिल्कुल, और इंटर मिलान को चांसेस तो बहुत मिले दोनों हाफ्स में भी, खास करके सेकंड हाफ में। लेकिन अगर ये फाइनल फिर से मैनचेस्टर सिटी हार जाती तो पेप गार्डियोला पे वही बात आ जाती कि उन्होंने ओवरथिंक किया और स्ट्रेटेजी चेंज की, जो इस मैच में किया था उन्होंने कुछ ओवर। हाँ, इस बार भी उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की इस मैच के लिए, लेकिन वो इंटर मिलान की टीम को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सही स्ट्रेटेजी चेंज की थी। अब उन्होंने क्या किया कि 3-4-3 का कम्बिनेशन, जो कि डायमंड जिसे कहते हैं,
4 मिडफील्ड में डायमंड बन जाता है और 3 डिफेंडर्स और 3 अच्छा। अटैकर्स के थ्रू आप स्पेसेस जो है वो मिनिमाइज करते हो अपोनेंट के लिए और ओवरलोड क्रिएट कर देते हो मिडफील्ड में, ताकि अपोनेंट जो आपकी टीम है वो उनको कोई रूम ही ना मिल सके। तो वो इस स्ट्रेटजी के साथ गए, जो कि एक तरह से एट द एंड ऑफ द डे मैच तो जीत गए, लेकिन अगर ये चांसेस इंटर मिलान वाले कन्वर्ट कर लेते तो पेप गार्डियोला के ऊपर फिर से बात आ सकती थी। तो इसका मतलब पेप गार्डियोला जो कह रहे थे कि मैं कोई ओवरथिंक नहीं कर रहा और मैं बिल्कुल सिंपल जो है फार्मूले से जाऊंगा, लेकिन अब जो है वो ऑफ कोर्स जीत गए और बहुत बड़ी जीत थी यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल की, क्योंकि ट्रेबल मुकम्मल किया उन्होंने। और 1999 में मैनचेस्टर यूनाइटेड जो थी उन्होंने ये जीता था। उसके बाद किसी भी इंग्लिश फुटबॉल क्लब ने जो है वो पहली बार यानी दूसरी बार ये जीतने में कामयाब हुआ है। फिर क्या कामयाबी का राज है? पेप गार्डियोला ने क्या ऐसा किया है इस टीम के साथ जो कि इतने कम अरसे में एक ट्रेबल जीतने वाली टीम बन गई है? आपको की पॉइंट्स क्या जो है वो लगते हैं इनकी ये क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस? ओवरऑल तो उन्होंने जिस तरह व्यूअर्स टीम बिल्ड की है थ्रू आउट ये 4-5 साल में, वो उसको मोस्टली क्रेडिट जाता है। दूसरा ये कि आप देखें कि अभी रिसेंट आज ही के दिन में एक स्टैट देख रहा था इनके बारे में कि 1.6 बिलियन 2017 ऑनवर्ड्स इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, प्लेयर्स खरीद दो फरोख्त में इतने पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए, तब जाके इन्होंने ये तो जीता। इन्वेस्टमेंट शर्त है यानी, लेकिन चेल्सी भी तो कर रहा है, लेकिन चेल्सी भी कर रहा है और पीएसजी ने भी किया है, लेकिन exactly. उनको रिजल्ट्स नहीं मिले। ऑब्वियसली इसके पीछे अब देखें इन्होंने अपने इंटरव्यूज में मैच के बाद बार बार ये भी कहा कि ये सबसे मुश्किल ट्रॉफी है, और इसी से इवन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये सारी प्रीमियर लीग भी मैंने 5 बार जीता, एफए कप भी जीता, कैराबाओ कप भी जीता, सब कुछ जीतने के बाद भी मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि मैं अच्छा मैनेजर, इंग्लिश हिस्ट्री का लेजेंडरी मैनेजर हूँ या नहीं। लेकिन आपको जज चैंपियंस लीग के ऊपर ही जज किया जाता है, और वो बिलाखिर उन्होंने अचीव किया। इससे पहले 2009 में बार्सिलोना के साथ ट्रेबल अचीव किया था। ये अच्छा। हिस्ट्री के पहले मैनेजर बन गए हैं जिन्होंने 2 डिफरेंट क्लब्स के साथ ट्रेबल जीता। बिल्कुल बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो ब्रेक के बाद आप इस मैच के हवाले से, प्लेयर्स के हवाले से देखेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। जी हाँ, वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट। अर्जेंटीना के प्लेयर मैकअलिस्टर, अलेक्सिस मैकअलिस्टर, जी हाँ, वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा थे और अब उन्होंने लिवरपूल को ज्वाइन कर लिया है, जो कि जा भी रहे थे और जाना भी चाहते थे, और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से लिवरपूल के इस ऑफर को उन्होंने कबूल भी किया। उनके ऊपर एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट हमने तैयार किया है, आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि लिवरपूल के मैनेजर की अव्वलीन तरजीहात में एलेक्सिस मैकअलिस्टर को टीम का हिस्सा बनाना था। वर्ल्ड कप में फतह के बाद ब्राइटन की जानिब से भी शानदार कारकर्दगी दिखाने के बाद अर्जेंटीनी खिलाड़ी का मोराल बुलंद है। कहा जाता है कि एलेक्सिस मैकअलिस्टर गैर मामूली तजुर्बात के बाद मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा है। एलेक्सिस अर्जेंटीना के शहर सांता रोजा में पैदा हुआ। जराए बताते हैं कि इसने जब से चलना शुरू किया, फुटबॉल तभी से इसके पैरों में था। इसका बाप कार्लोस एक अटैकिंग लेफ्ट बैक था। वो भी अपने कैरियर में अपनी कौमी टीम की नुमाइंदगी करने में कामयाब रहा। अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए एलेक्सिस और इसके 2 बड़े भाई फ्रांसिस और केविन फुटबॉलर ही बनना चाहते थे। वो अपने वालिद से अर्जेंटीना के लेजेंडरी खिलाड़ियों के बारे में दिलचस्प कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। एलेक्सिस ने 5 साल की उम्र से फुटबॉल की बाकायदा तरबियत एक मकामी क्लब से हासिल करना शुरू कर दी थी। वो हफ्ते में 2 मरतबा फुटबॉल पिच पर जाया करता था। वो बचपन ही से साबिक अर्जेंटीनी खिलाड़ी रोमन रिकेल्मे का मदाह था। उसे सराहते हुए वो फुटबॉलर बन गया। इन तीनों भाइयों के वालिद का कहना है कि वो इन तीनों भाइयों को ट्रेनिंग के लिए ले जाया करते थे। वो तीनों बारी बारी अपनी मश्क मुकम्मल किया करते और इन्हें फुटबॉल के जरिए इकट्ठा रखना इनके वालिद के लिए एक बेहतरीन तजुर्बा था। वो फुटबॉलर के यहाँ पैदा हुए थे, इसलिए फुटबॉल की जानिब इनका झुकाव फितरी अमल था। आहिस्ता आहिस्ता एलेक्सिस और इसके भाई तरबियत के मराहिल से गुजरकर अर्जेंटीनोस जूनियर्स में शामिल हो गए। अर्जेंटीनोस जूनियर्स ने डियागो मैराडोना, रिकेल्मे और फर्नांडो रेडोंडो जैसे नामवर खिलाड़ी पैदा किए थे। साल 2016 में सिर्फ 17 साल की उम्र में एलेक्सिस को क्लब की सीनियर टीम की जानिब से सेंट्रल कोर्डोबा नामी क्लब के खिलाफ खेलने का मौका दिया गया। यहाँ से उसके कामयाब क्लब कैरियर के सफर का आगाज हो गया। उसने 24 मैचों में 3 गोल्स ही किए, मगर इसकी शानदार कारकर्दगी की बदौलत उसकी टीम टॉप फ्लाइट में प्रमोशन हासिल करने में कामयाब हो गई। अगले सीजन में तीनों भाई एक ही लीग के मैच में बैक वक्त खेल रहे थे। इनके खानदान के लिए ये एक काबिल फख्र लम्हा था। इस बारे में बात करते हुए एलेक्सिस ने खुद भी कहा है कि हमारे लिए वो बहुत जज्बाती लम्हा था। हम अपने क्लब के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारी अफजाइश में हमें मुकम्मल आजादी फराहम की और हमें बेहतर इंसान और बेहतर खिलाड़ी बनने का मौका दिया। इस
मकामी क्लब के लिए हमारे दिल में खास जगह है। क्लब के जनरल मैनेजर का भी यही कहना है कि मैकएलिस्टर की फैमिली क्लब से जज्बाती तौर पर वाबस्ता है और हम उनके जज्बात का एहतराम करते हैं। एलेक्सिस ने अपने मद्दाहों को हमेशा अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के जरिए लुत्फ दिया है। हमें वो बहुत अजीज है और हम उसके कैरियर को बहुत करीब से फॉलो कर रहे हैं। वो जाती तौर पर एक खामोश और लो प्रोफाइल रहने वाला खिलाड़ी है। वो मजाहिया भी है और थोड़ा सा बागी भी है। अर्जेंटीनोज की जानिब से उसने 83 मैचों में 12 गोल्स किए और 8 असिस्ट भी फराहम की। इसकी कारकर्दगी की वजह से वो ब्राइटन के साउथ अमेरिकी स्काउट्स की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया। उसकी ब्राइटन के लिए साइन अप करने की खबरें 2019 के पहले महीने से ही मंजरे आम पर आना शुरू हो गई थी। ब्राइटन ने इसे साइन करने के बाद इसे लोन पर वापस अर्जेंटीनोज भेज दिया। इब्तदा में उसके पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं था। उसे वर्क परमिट मिलने में भी मुश्किलात पेश आ रही थी। इसी इसना में इसके पहले सीजन के 6 महीने गुजर गए। उसने अपने सीजन के पहले कोपा लिबर्टाडोरस डेब्यू में ब्राजीलियन क्लब के खिलाफ गोल कर दिखाया। कोच गुस्तावो अल्फारो के लिए मुख्तलिफ मौके पर मिडफील्डर का रोल कामयाब तरीके से निभाने पर इसे अर्जेंटीना की सीनियर टीम में चिली के खिलाफ मैच में शामिल कर लिया गया। इसके डेब्यू से अगले महीने ब्राइटन के टेक्निकल डायरेक्टर कोपा लिबर्टाडोरस के सेमीफाइनल की सेकंड लेग में इसे खेलता देखने आए। ब्राइटन के डायरेक्टर को लगा कि उन्हें मैकएलिस्टर को टीम में शामिल करने के लिए अगली ट्रांसफर विंडो में मौका जाया नहीं करना चाहिए। ब्राइटन की मैनेजमेंट एलेक्सिस के तब के क्लब के साथ मुतफिका तौर पर 7,85,000 पाउंड में इसका लोन खत्म करने पर आमादा हो गई। इनके वालिद का कहना है कि एलेक्सिस के लिए जाती तौर पर यह फैसला करना बहुत मुश्किल था, मगर एक ना एक दिन तो ये फैसला करना ही था। वो इब्तदाई तौर पर नामुकम्मल जरूरी कागजी कार्रवाई की वजह से खेल ना सका। हालांकि उस वक्त वो इंटरनेशनल मैचेस में अर्जेंटीना की नुमाइंदगी कर चुका था। वो क्लब लेवल पर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेल चुका था, मगर ब्राइटन की नुमाइंदगी के लिए इसे फेडरेशन से इजाजत की जरूरत थी। एलेक्सिस को इस बात की खुशी थी कि ब्राइटन की इंतजामिया इसकी तलाश में खुद इस तक आ पहुंची थी। इसे अपने पुराने क्लब से तबादला होने की उदासी तो थी, मगर नए क्लब की वर्दी पहनने का जोश भी था। उसने अपने पुराने क्लब में अपनी रेपुटेशन डेड बॉल स्पेशलिस्ट के तौर पर बना रखी थी। अर्जेंटीनी मीडिया ने इसकी फ्री किक लगाने की सलाहियत की भी खूब पजीराई की है। वो अपने पुराने क्लब में मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी टेवेज के साथ खेल चुका था। वो जानता था कि इंग्लैंड में एडजस्ट करने के लिए इसे थोड़ा वक्त लगेगा, मगर ये नहीं जानता था कि ये सब इतना मुश्किल हो जाएगा। साल 2020 में वुल्व्स के खिलाफ मैच में इसे खेलने का मौका मिला। इसे 10 नंबर की शर्ट दी गई, मगर उस दौरान उसने अपना वक्त बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया। उसने बरतानवी सकाफत से हम आहंगी बढ़ाई, अंग्रेजी जुबान सीखने की कोशिश की। मगर वो इस दौरानिया के बारे में कहता है उसने उस दौर में अपना स्किल सेट बहुत मुतासिर होते देखा, क्योंकि उसके लिए मश्क करने के मौके न होने के बराबर थे। साल 2021 का सीजन इसके इंग्लिश कैरियर की कामयाबी का साल था। उसने 38 में से 33 मैचेस खेले और 5 गोल्स के साथ 2 असिस्ट करने में भी कामयाब हुआ। उसने ब्राइटन को इसकी रैंकिंग बेहतर बनाने में मदद की। इसके कैरियर का ग्राफ पॉटर के बाद रोबर्टो डी ज़र्बी के चार्ज संभालने के साथ बेहतर होने लगा। साथ ही साथ वो इंग्लैंड में अपनी जिंदगी को भी खामोशी से बेहतर बनाने लगा। उसने वहाँ की सोशल लाइफ को मुंतखब कर लिया और फुटबॉल पर भी तवज्जो मरकूज रखी। एलेक्सिस के बारे में कहा जाता है कि माना वो सबसे ताकतवर नहीं या सबसे तेज नहीं, मगर वो दिमाग से एक ज़हीन खिलाड़ी है। इसके अंदाज की वजह से इसे रियल मैड्रिड के क्रोशियन खिलाड़ी लूका मॉड्रिच से भी अक्सर शबीह दी जाती है। इसकी टीम ब्राइटन में आपको मुश्किल से ही कोई इसके खिलाफ बातें करता हुआ मिलेगा। फील्ड पर वो एक बेरहम और मजबूत हरीफ है, जबकि फुटबॉल फील्ड के बाहर की दुनिया में वो एक खामोश, शर्मीला और आजिज इंसान है। इसके बारे में ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक वो हाल ही में एक साथी अर्जेंटीनी खिलाड़ी की शादी में शिरकत के बाद मियामी रवाना हुआ है। जराए का कहना है कि इसने अमेरिका में $2 मिलियन का अपार्टमेंट खरीद रखा है। वो अपने बारे में बात करते हुए कहता है कि उसकी जिंदगी का मकसद बतौर खिलाड़ी और बतौर इंसान बेहतर से बेहतर होना है। वो कहता है कि उसके ख्याल में वो दुनिया की बेहतरीन लीग्स में से एक में खेलता है और इसका मुस्तकबिल बेहतरीन राह पर गामजन है। वो कहता है कि इसे अभी बहुत सी चीजों को बेहतर बनाना है। इसके लिए ये जिंदगी की बड़ी कामयाबियों में से एक है। सांता रोजा का एक छोटा सा लड़का आज लिवरपूल के मिडफील्डर के तौर पर हेडलाइंस बना रहा है। यहाँ लिवरपूल को आफरीदी अब ज्वाइन तो कर लिया है मैकएलिस्टर ने। क्या कामयाबी इस साल जो लिवरपूल हमें नजर आई इस सीजन में प्रीमियर लीग में, क्या अब आपको लगता है कि लिस्टर के आने से, मैकएलिस्टर के आने से वो थोड़ा सा हमें डिफरेंस नजर आएगा? ऑब्वियसली उनको सबसे बड़ी जो इशू थी वो मिडफील्ड में ही था, और मिडफील्डर्स अभी एक पीस लिया है, बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है एलेक्सिस मैकएलिस्टर, और साइलेंट किलर ये भी एक तरह से है कि इतना पोजेशन जिस तरह ये कैरी करता है और जिस तरह मतलब पोजीशन लूज़ नहीं करता। मोस्टली जो इसका जो स्किल है वो इनिएस्टा और जावी लेवल का प्लेयर है, और अभी पॉलिश हो रहा है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी इनको टाइम लगेगा, लेकिन एक बहुत ही अच्छी साइनिंग है जूड बेलिंगम, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे थे उनको, तो उन्होंने एलेक्सिस मैकएलिस्टर को ख़रीद लिया है, जो कि काफ़ी एक इम्प्रूव्ड स्क्वाड अब लिवरपूल हमें नज़र आएगी। तो मोहम्मद साला भी अभी लिवरपूल में ही है, अगले सीजन तक रहेंगे आपको लगता है, या वो आगे पीछे जा सकते हैं? वैसे अभी आज की ही खबर है, रूमर है कि उनको भी ऑफर्स आना शुरू हो गई हैं सऊदी लीग से। ओके।
अब देखते हैं कि वो रहते हैं या नहीं। लेकिन ये भी तो खबर आई है कि नेमार को जो है वो बिठाया हुआ है अल हिलाल वालों ने, PSG के पास जाके बैठ गए हैं और व्यूवर्स वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो नेमार चाहिए। लेट्स सी, ये भी एक खबर हो सकती है आने वाले दिनों में कि नेमार ने सऊदी प्रो लीग की अल हिलाल जो है वो क्लब को ज्वाइन कर लिया। तो ये खबर भी हम जो है वो अपने प्रोग्राम में बताएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त ज़रूर हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स, क्या चल रहा है फुटबॉल की दुनिया में, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ट्वीट है वो है यूरागाय विन द U20 वर्ल्ड कप। आफरीदी, U20 फीफा वर्ल्ड कप क्या है थोड़ा सा बताएं, और यूरागाय के लिए ये कितनी बड़ी विक्ट्री है वो बताएं। जी बिल्कुल, यूराग्वाई के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप अंडर 20 जीतना इसका मतलब ये है कि आप टैलेंट बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं। और रिसेंट मतलब अभी ये प्लेयर्स जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता है वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में हमें सीनियर स्क्वाड में नजर आएंगे। बहुत ही शानदार इनकी फतह है। दूसरी बात ये कि मुसलसल 3-4 बार जो है यूरोपियंस जीत रहे थे। 2013 में भी यूरोपियन, 17 में भी, उसके बाद अभी इटली को 1-0 से उन्होंने शिकस्त दी है और वो जो यूरोपियन डोमिनेंस थी उनको ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ यूरागाय के लिए। और लेट्स सी अब हमें नेक्स्ट वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप में भी यूरागाय अच्छा खेली है, नेक्स्ट में किस तरह से परफॉर्म करेगी, जबकि उनकी जो अंडर 20 टीम है वो फाइनल जीत चुकी है, वर्ल्ड कप फाइनल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट है पेप गार्डियोला के बारे में। और मैनचेस्टर सिटी को उन्होंने ट्रैवल तो जितवा दिया है, पहले बार्सिलोना को जितवाया उन्होंने। अब पेप गार्डियोला क्या कहते हैं, डज नॉट एक्सपेक्ट टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद मैनचेस्टर सिटी व्हेन हिज करंट डील एंड्स इन 2025, सोर्सेज हैव टोल्ड। आफरीदी, सोर्सेज ने कहा है अभी कि 2025 तक ही वो रहेंगे और एक्सटेंड शायद ना करें अपनी एक्सटेंशन, जो कि अक्सर ली जाती है, ख्वाहिश होती है लोगों की कि एक्सटेंशन हमें मिल जाए, तो वो नहीं ले रही है। एक्चुअली में बिल्कुल एक्सटेंशन इनको ज़रूरत भी नहीं है। एक जितनी भी ट्रॉफीज थी वो तो इन्होंने जीत ली, ट्रेबल भी जीत लिया है, तो किसी और के साथ जाके ये अचीवमेंट हाँ, क्योंकि एक डिफरेंट चैलेंज, वैसे भी चैलेंजेस लेना ये पसंद करते हैं, और एक डिफरेंट चैलेंज अभी पर्सनली मुझे लगता है कि इसके बाद इनको नेशनल स्पेन की नेशनल टीम को मैनेज करना चाहिए ताकि वो वर्ल्ड कप जीते और सारे जो एक्कोलेट्स हैं वो जीत लेंगे, क्योंकि एज अ प्लेयर भी बहुत सक्सेसफुल रहे, फिर अभी क्लब मैनेजर भी बहुत सक्सेसफुल है, ट्रैवल भी जीत लिया, वर्ल्ड कप रह गया। और अगर स्पेन को जाके ज्वाइन करते हैं तो मे भी इनके प्लान्स में हो, और स्पेन को फिर वर्ल्ड कप जितवाते हैं तो इनके ऊपर भी वो टैग लग जाएगा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का। और लेट्स सी क्या इनका फ्यूचर होता है। आगे क्या जी हमारे पास आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो खबर है वो है जी स्टीवन जेरार्ड के बारे में। आपको पता है सऊदी प्रो लीग और सऊदी अरब बहुत मुतहरिक हो चुका है फुटबॉल को लेकर, और स्टीवन जेरार्ड टू अल इत्तेफाक इज डन डील। आफरीदी, डन डील एक्चुअली में ये अभी ही मतलब हम जब ये शो कर रहे हैं इसी दौरान जो है वो और कितना बड़ा ये है जाना इनका अल इत्तेफाक में। ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम है स्टीवन जेरार्ड। आप देखें कि वो कितने बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैनेजर्स को खरीदना ये भी एक बहुत ही वाइज ट्रिक है कि आप फिर प्लेयर्स को उनकी थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इनका जो मेन चीज़ जो है सऊदी अरब जो कर रहा है ये सब कुछ करके, ये सारी इन्वेस्टमेंट करके, रोनाल्डो को, करीम बेंजेमा को, कांटे को, अभी जेरार्ड को, मेन मकसद है लॉबिंग करना वर्ल्ड कप के लिए, जो 2030 का वर्ल्ड कप है जिसके लिए बिड होगी। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं करेंगे 2030 वर्ल्ड कप के बाद इनको बोलेंगे आप लोग जाएं जहाँ मर्जी जाएं। मतलब उनका कुछ लंबा प्लान है। मुझे लगता है कि वो फुटबॉल को अपनी तरफ, अपनी लीग को और अपने उसको, उनके लॉन्ग प्लान्स है, जैसे कुवैत के हैं, इन्होंने भी बनाए हैं, और कतर ने जो है वो जैसे वर्ल्ड कप को किया है, तो गल्फ कंट्रीज़ जो है वो इसको लेकर कुछ सीरियसली सोच रही है और आगे लंबा ही सोच रही है वर्ल्ड कप के बाद का भी। जी बिल्कुल, और स्पोर्ट्स में वैसे भी आप देखें कि बाकी स्पोर्ट्स में भी कर रही है। F1 के ट्रैक्स उन्होंने बना दिए हैं, तो बाकी भी कर रही है। जी हाँ बिल्कुल। और एक और खबर है हमारे पास, नेक्स्ट ट्वीट में आपको वो देखने को मिलेगी। सऊदी अरेबियन साइड अल हिलाल सेट देयर साइट्स ऑन रोमा मैनेजर जोसे मोरिनियो। मीटिंग इज सेट टू टेक प्लेस नेक्स्ट वीक। आफरीदी, जोसे मोरिनियो के पीछे भी वो पड़ गए हैं और कह रहे हैं कि भाई आपको भी हम लेंगे और अल हिलाल में लेंगे, जहाँ पे मेसी ने जाना था लेकिन नहीं गए। जी बिल्कुल, ये अराउंड अप्रैल मार्च, अगर आपको याद हो, हमने व्यूअर्स के साथ खबर शेयर की थी कि जोसे मोरिनियो को सऊदी प्रो लीग से ऑफर हुई थी, तब तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी और कह रहे थे कि मैं अपने रोमा के साथ जो जर्नी है उस पर फोकस करना चाहता हूँ। यूरोपा लीग में फाइनल तक उन्होंने रसाई हासिल की, फाइनल हो गया। अब तो उनके पास ऑब्वियसली ऑप्शन है जाने की, और वैसे भी उन्होंने सीजन के एंड पे उन्होंने जाना ही था। अब ये एक ऑफर है अल हिलाल की,
और दूसरा रियल मैड्रिड भी ऑफर कर सकता है, क्योंकि अगर एंचेलोटी ब्राज़ील नेशनल टीम को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेज के गुड बुक्स में हैं जोसे मोरिन्यो। तो अब इनके पास ऑप्शन तो है। अल हिलाल जितने पैसे देगी उतना रियल मैड्रिड तो नहीं पे करेगी, लेकिन ये है कि रियल मैड्रिड एक बहुत ही बड़ा क्लब है। बिल्कुल, लेट्स सी, अगर चले जाते हैं ये भी अल हिलाल में तो बहुत बड़ी ये भी एक कामयाबी होगी सऊदी प्रो लीग की। नेक्स्ट है हमारे पास खुशकिस्मती, और वो है जुलियन अल्वारेज के साथ, जिन्होंने 23 साल की एज में दुनिया में जितने भी फुटबॉल के कप्स होते हैं या लीग्स होती हैं उनमें न सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि वो जीते भी हैं। अगर बात करें वर्ल्ड कप की, अर्जेंटीना के साथ जीता कोपा अमेरिका, और इसके साथ अर्जेंटीना जो प्रीमियर है वो भी जीता, कोपा लिबर्टाडोर्स भी जीता और कोपा अर्जेंटीना भी जीता। जितने नाम है, चैम्पियंस लीग अभी जो है वो मैनचेस्टर सिटी के साथ जो है इन्होंने अपने नाम किया है, प्रीमियर लीग में भी टाइटल जीता है, FA कप में भी टाइटल जीता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती। आफरीदी ये वही प्लेयर है वो जो 10 साल में जिन्होंने मेसी के साथ सेल्फी ली थी और उसके बाद वर्ल्ड कप में मेसी के लिए खेले, मेसी के साथ खेले और अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवाने में एक अहम रोल प्ले किया। सिटी के लिए भी खेले, सिटी को भी जितवाया, प्रीमियर लीग में सिटी के लिए खेले, वहाँ पे भी जीते, FA कप वहाँ पे भी जीते, अर्जेंटीना में जो कप होता है वो भी जीत जाते हैं। क्या है इनके पास ऐसा? वाकई में बहुत ही यंग एज में इन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है, ख़ास करके जो टीम ट्रॉफीज़ होती हैं। अब इंडिविजुअल एक्कोलेट्स जो हैं वो बैलन डियोर अगर ये जीत जाते हैं तो कैबिनेट इनका कंप्लीट हो जाएगा, और कोपा लिबर्टाडोरेस और चैम्पियंस लीग जैसे यूरोप में जो टॉप क्लब्स होते हैं उनका जो किंग बनता है वो चैंपियंस लीग जीतता है। इसी तरह कोपा लिबर्टाडोरेस जो होता है वो अमेरिका में जो किंग बनता है वो कोपा लिबर्टाडोरेस जीतता है। अच्छा, इनमें तो मतलब इन्होंने पूरी दुनिया पे ही एक तरह से इनमें आपको लगता है वो चार्म है और वो स्किल्स हैं कि बैलन डियोर तक जा सकते हैं और बड़े आराम से जो है वो लेबल ले सकते हैं? जी बिल्कुल, और वो इनके पास सारी स्किल्स हैं, बस ये कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना इनके लिए सबसे मेन टास्क है। बिल्कुल, और लग भी रहा है कि करेंगे। और जब आप इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो फिर आप की ऐसी अचीवमेंट्स भी होती हैं, लेकिन कभी कभी आपको जब सब कुछ मिल जाता है तो वो आपको ख़राब भी कर देता है, मतलब आप थोड़ा इजी और रिलैक्स हो जाते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है ये इल्काई गुंडोगान के बारे में। विल मेक अ डिसीजन ऑन हिज फ्यूचर सून। मैनचेस्टर सिटी ऑफर 1 year extension plus 1 more season as option. Barcelona offers 3 years deal. Saudi clubs trying to tempt him since January. Arsenal are also interested and informed. ये है कैप्टन मैनचेस्टर सिटी के जिन्होंने ट्रॉफी लिफ्ट की यूएफए चैंपियंस लीग की। अब जो है इनको लिफ्ट करने के लिए बहुत सारे क्लब कोशिश कर रहे हैं। अफरीदी, कौन ले जाएगा इन्हें? एक्चुअली में पर्सनली तो ये मैनचेस्टर सिटी के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि उनको एटलीस्ट 3 साल की ऑफ़र हो। लेकिन क्योंकि ये अपने एक तरह से ट्वाइलाइट में पहुंच गए हैं कैरियर के, और एक आध सीज़न ही और इस लेवल पे कह सकते हैं जिस लेवल के अभी करंटली इन्होंने परफॉर्म किया है, तो मैनचेस्टर सिटी ने इनको 1 साल की एक्सटेंशन प्लस 1 और साल का ऑप्शन दिया है कि उसके बाद आप एक्सटेंड और कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो बार्सिलोना है उन्होंने 3 साल की एक ऑफ़र की है जो कि इनको ज़्यादा सूट कर रही है। अभी आर्सेनल का अभी आइडिया नहीं है कि आर्सेनल इनको क्या दे सकती है, लेकिन आर्सेनल की ऑप्शन भी इनके पास अवेलेबल है। सबसे अच्छी ऑफ़र जो पर्सनली मुझे लगता है कि ये मैनचेस्टर सिटी के साथ 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट खेले और फिर सऊदी चले जाएं। मुझे भी ऐसी ही थोड़ा सा वाइब्स आ रही है कि इनको यही करना चाहिए और ये बेस्ट है इनके लिए। लेट्स सी, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जो भी करेंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये आज के प्रोग्राम से कुछ ट्वीट्स, कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स। और मैनचेस्टर सिटी ट्रेबल विनर्स, जी हाँ, यूरोप के किंग बन गए हैं। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहर याब अफरीदी को आज के गोल्डन बूट से इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।